साथियों, आप सभी का आपके अपने ट्यूशन टारगेट टीचिंग 246 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस समय में एक बेहद ही ज़रूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर। जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि मेरा मेरा भी इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयन हुआ है। और जब मैं तैयारी करता था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो उस समय जो नोट्स बनाया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, तो उस नोट्स को मैं बहुत शॉर्ट बनाया था और जो ज़रूरी चीज़ें थी, बस उसी को मैंने कवर किया था। उसी को 2 से 3 बार मैंने रिवीजन कर दिया था और काफ़ी प्रश्न लगभग जो है 6 से 7 प्रश्न इसमें से आसानी से बन गए थे। उसी नोट्स को लेकर जो मेरा मूल नोट्स था, जो मैं खुद अपने हाथ से बनाया था, उसी को लेकर एक सीरीज चला रहा हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्लास में आपका सारा नेशनल मूवमेंट जो है कवर हो जाए और जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी उसको आप जो है, जो भी आप जिस प्रैक्टिस सेट से करते हैं, उस प्रैक्टिस सेट से सारे प्रश्नों से चीज़ें हो जाती है। ये हमारा नोट्स रहा है। ये नोट्स मैं पहले तो बता भी देता हूँ, यदि इस नोट्स को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9616158738 इस नंबर हमको व्हाट्सएप कर देंगे तो ये नोट्स मैं आपको यहाँ से लिखा जो मेरा नोट्स है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही इसके साथ मैं कुछ अन्य बुक्स भी जो नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हो, जो बिल्कुल ही फैक्ट्स हो और सारी चीज़ें डिटेल में हो, उसके साथ वो भी चीज़ें शामिल रहेगा और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए साथियों, आज ये दूसरा पार्ट है। आपको कल मैं बता ही दिया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है, जिसका मैं आप लिस्ट में बना दिया, उसमें आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आप जो है हम इसके बारे में पढ़ लिए थे, हमको क्या क्या पढ़ना है, ये पूरे जो फैक्ट रहे थे कि कौन कौन से जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सब बता दिया था कल। साथ में हमने कल जो है जो कल की हमारी क्लास रही थी, उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो नेशनल कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसी से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, तो उसके गठन को लेकर क्या पृष्ठभूमि रही है और उसके गठन में उसके संस्थापक कौन थे, उसके पीछे पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य क्या थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ में हमने एओ ह्यूम के बारे में पढ़ लिया था कि एओ ह्यूम कौन थे, उनके बारे में जो उनकी पर्सनल उनकी जो बैकग्राउंड रहा है, उनका क्या रहा है, कौन से अधिकारी थे, उनको किन नामों से हम लोग जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़े थे कल उसके बाद कि हम सभी को पता है कि जो एओ ह्यूम ने स्थापना किया था, वो जो स्थापना है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के जो है सुझाव से इसी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1884 में इसका नाम पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और जब ये पहली बार यहाँ पे बैठक हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर में ये हुआ कि अगर हर साल इसका बैठक होगा और पहली जो बैठक पूना में बैठक होना प्रस्तावित हुआ, यानी 1885 में। अब थोड़ा सा आगे अब इस कहानी को हम बढ़ाते हैं। तो साथियों, जैसे पता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो ये निर्णय लिया गया कि 1885 में अगले साल यानी बैठक होगी। और जो बैठक भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी अभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बना था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक होगी 1885 में। और जो प्रस्तावित स्थान रखा गया कि पूना में होगा, लेकिन वहाँ पे एक दुर्भाग्यवश ये हुआ कि वहाँ पे हैजा महामारी यानी पूना में फैल गया, एक बीमारी वहाँ फैल गया, एक महामारी थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे बैठक होना पॉसिबल नहीं हो सका, संभव नहीं हो सका। और इसी के कारण क्या हुआ कि जो ये प्रपोज प्लेस था, पहले से प्रस्तावित स्थान था पूना, हैजा महामारी में जब फैल गया था, तो वहाँ से इस जगह को फिर स्थानांतरित कर दिया गया और फिर ये बैठक कहाँ कराया गया, गोकुल दास बनर्जी तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ कराया गया, यहाँ से कैंसिल करके ये पूना से ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय महाराष्ट्र से बॉम्बे से कराया गया। तो ये आप जगह का नाम बहुत ही जरूरी है, इसका आप याद रखें, ये हमेशा प्रश्न में आते हैं। चलिए, अब जब पहला बैठक हुआ गोकुल दास क्या कहते हैं तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, तो जब पहली बैठक हुई, तो इस बैठक में कुछ जरूरी बात हमको याद रखना। पहली बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, यानी कुछ 72 लोगों ने भाग लिया। और ये जो 72 प्रतिनिधि थे, वो अलग अलग प्रांत, यानी हमको पता है कुछ समय जो पूरा भारत था अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, हर प्रांत से एक नेता आता था। और इस तरीके से देखा जाए तो कुल विभिन्न प्रांतों के ये नेता थे। कितने थे, विभिन्न जो अलग अलग प्रांत थे, उनसे जो प्रमुख नेता हुए थे, वो सभी इसमें भाग लिए थे। और ये जो मीटिंग चला था 20 से 28 दिसंबर के बीच में चला था, और ये पहली बैठक थी 1885 की कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसमें सभी नेता एक साथ बैठक हुए और ये बैठक कितने दिन तक चली, 20 से 26 दिसंबर तक। ये आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। अब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे उसमें प्रांत कौन कौन से थे। तो देखिए, उस समय असम प्रांत था,
ठीक, इधर देखा जाए तो पंजाब प्रांत था, इधर मध्य प्रांत था, इधर बंगाल प्रांत था, इधर देखेंगे तो उड़ीसा था, और इधर देखेंगे तो मद्रास था, इधर देखेंगे तो बॉम्बे प्रांत था, इधर देखेंगे संयुक्त प्रांत था, इधर देखेंगे पश्चिमी प्रांत था। ये कुछ मुख्य प्रांत थे, यानी कुल अगर देखेंगे उस समय स्वतंत्रता से पहले अगर हम देखेंगे तो कुल प्रांतों की संख्या कितनी रही है? 11। कितनी रही है उस समय? 11। यानी कुल उस समय प्रांत कितने थे, यानी जो पूरा भारत था वो कितने प्रांतों में बटा था? टोटल 11 प्रांतों में बटा था। ठीक, और इन्हीं प्रांतों से जो है पहली बार 78 प्रतिनिधि जो है पहली बैठक में शामिल हुए थे। अगर हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रांतों से कितने कितने लोग आए हुए थे पहली बैठक में, तो अगर हमको याद रखना तो बॉम्बे प्रांत से कितने आए थे? 78 प्रतिनिधि आए थे। कितने आए थे? 78 प्रतिनिधि आए थे। इसी प्रकार थोड़ा सा हम बात करेंगे मद्रास से कितने आए थे, तो मद्रास से आए थे 21 प्रतिनिधि आए थे। संयुक्त प्रांत से 7 प्रतिनिधि आए थे, बंगाल से 3 आए थे, पंजाब से 3 आए थे, बिहार से 0 आए थे। और ये कुल मिला के कितने प्रतिनिधि हो गए? 72 प्रतिनिधि हो गए। अब पूछा जाएगा सबसे बॉम्बे प्रांत से सबसे अधिक किस प्रांत से आए थे प्रतिनिधि पहली बैठक में हिस्सा लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में 1885 में, तो बोलेंगे हम बॉम्बे प्रांत से। और पूछा जाएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने पहली बैठक में हिस्सा लिया, तो कोई नहीं लिया था। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ऐसे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो जब पहली बैठक हुआ तो उसमें कुछ 9 प्रस्ताव सुझाए गए, यानी कुछ 9 ये कंडीशन रखी गई कि हमको इन्हीं 9 बिंदुओं पे काम करना है, क्योंकि जब कोई मीटिंग होगी तो उसमें उसका कुछ एक दिशा निर्देश होगा कि हमको किन किन मुद्दों पर आगे चर्चा करना है, किन किन मुद्दों पर हमको आगे लड़ाई लड़ना है। तो कुल 9 प्रस्तावों पर जो है अनुमोदन की आवश्यकता हुई थी। अब ये 9 प्रस्ताव क्या था? पहला ये था कि भू राजस्व को 50% कम किया जाए। यानी इसका मतलब होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखने के लिए यहाँ पे एक प्रस्ताव पेश किया कि हम ये सरकार के पास पहला अपना ये प्रस्ताव पेश करेंगे कि आप हमको जो भू रेवेन्यू यानी जो क्या कहते हैं जमीन पे आप टैक्स लेते हैं, जो भू कर है, जो टैक्स लेते हैं, जो जितना भी कर था उसका आधा किया जाए, यानी टैक्स को घटाया जाए, यानी उसका 50% किया जाए। साथ में जो सरकार जो है सेना पर खर्च कर रही है उसको 50% घटाया जाए। कारण ये है कि अभी तक सरकार क्या कर रही थी, अपनी ही शक्ति को बढ़ा रही है, सेना को बढ़ा रही है, साथ में नेवी में अलग अलग हथियार खरीद रही है, और ये सभी पैसे कहाँ से आ रही है? जो गरीब जनता है उस पर टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। नमक का दाम बढ़ा दे रहा है, कपड़े का दाम बढ़ा दे रहा है, और जो भी पैसा हो रहा है उसका तो ये पैसा का यूज इस जनता पर करना चाहिए था, गरीब जनता के पीछे। इनको अस्पताल बनवाना चाहिए था, इनके लिए स्कूल खुलवाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल इस सारे पैसा का उपयोग क्या कर रहा है? वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में कर रहा है। नए नए हथियार, नए नए सेना पे खर्च कर रहे हैं, सेना की सैलरी बढ़ा रहा है। तो इसलिए कहा गया कि सेना पर जो है जो भी खर्च कर रहा है उसको भी आधा घटाया जाए। ठीक, यानी डिफेंस में जो एक्सपेंडेड है इसको भी आधा % कम किया जाए, यानी 50%। साथ में व्यय की जांच कराई, जितना भी सरकार खर्च करती है, जो भी टैक्स से पैसा आता है उसका जितना भी खर्च करती है उन सभी का हिसाब सरकार दे। साथ में सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार। साथ में चौथा उन्होंने रखा था कि भारतीय जो काउंसिल को भंग कर दिया जाए, जिसमें कुल 12 मेंबर थे, यानी जो भी उस समय इंडियन काउंसिल बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, इसको जो है कैंसिल कर दिया गया। साथ में बर्मा पर अलग से शासन किया जाए। कारण ये था कि जो बर्मा था यहाँ पे, अब बर्मा जो यहाँ पे है, माफ करिए, जो यहाँ पे बर्मा है, अब यहाँ का भी जो पूरा खर्चा वगैरह इस पूरे भारत से दिया जाता था, जो टैक्स यहाँ से होता था ये बर्मा को भेजा जाता था। इसलिए यहाँ के नेताओं ने बोला कि बर्मा पे आप अलग से शासन करिए, वहीं पे टैक्स से वहाँ का पूरा देख रेख करिए, भारत के लोगों पर टैक्स बेवजह ना बढ़ाया जाए कि बर्मा के लिए भी इस टैक्स का उपयोग करें। इसलिए ये बोला गया कि भाई बर्मा पर आप अलग से शासन करें। छठवां क्या अनुमोदन रखा गया कि भारतीयों को बजट के चर्चा में शामिल किया जाए। जो भी अंग्रेजी सरकार हर साल बजट पेश करे और उसमें जो है भारतीय नेताओं को भी शामिल किया जाए, जिससे उसमें जो भी बुराइयां हो, उसमें जो भी चीजें भारतीय जनमानस के खिलाफ हो, उस खिलाफ वो बोल सके और उस चर्चा में शामिल किया जा सके। ये सबसे जरूरी बात था। अगला क्या था कि जो ICS की परीक्षा में, जो उस समय अंग्रेजी सरकार द्वारा अधिकारी चयन करने के लिए ICS की परीक्षा होती थी, उसमें ये कहा गया कि जो भी ICS की परीक्षा होती है उसमें अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो इंडियन थे उस समय उनको पढ़ने लिखने का अधिकार बहुत कम मिला था, न अच्छी स्कूलें दी गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा, तो बहुत देर से पढ़ाई स्टार्ट करते थे, जिससे ये होता था कि एग्जाम निकालते उनकी उम्र 19 से पार हो जाती थी। तो ये कहा गया कि आप 19 साल से इसकी एज को बढ़ाकर, ये पहले ही बैठक में ये 7वां प्रस्ताव था
कि 19 वर्ष से बढ़ाकर आप 23 वर्ष करें। साथ में ये लंदन के साथ भारत में भी आयोजित हो, यानी जो गरीब जनता भारत की यदि वो आईएएस परीक्षा तैयारी करना चाहे तो एग्जाम तो लंदन होता था। अब काफ़ी जो ये भारतीय लोग थे जो लंदन एग्जाम देने नहीं जा सकते थे, खर्चा इतना ज़्यादा था, इसलिए बोलते थे कि इसका एग्जाम का आयोजन आप जो है भारत में भी करें, जिससे यहाँ के भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सके और इस एग्जाम में पास करके आपके अधिकारी जो विभाग है उसमें इनका चयन को सुनिश्चित किया जा सके। 8वां जो प्रस्ताव रखा गया कि सभी पारित प्रस्ताव सभी प्रांतों के सभी राजनेताओं को भेजे जाए, यानी जो भी ये 9 प्रस्तावित हैं, ये जो प्रस्ताव पारित हुए, ये सभी जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे, उनके सभी नेताओं को भेजा जाए। ये पहली बैठक में क्या था, जो भी यह प्रस्ताव है ये सभी नेताओं को भेजा जाए ताकि वे इसका जो है पालन सुनिश्चित कर सके। साथ में 9वां ये सबसे अंतिम प्रस्ताव है कि अगले साल इसका जो बैठक होगा कलकत्ता में बैठक होगा, और इस तरीके से जो है ये कहा गया कि जो अगला बैठक होगा ये कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। ये कोई जरूरी बात थी जो हमको लगा कि आपको चीजें समझ में आ गई। तो ये जो पहला बैठक हुआ था कांग्रेस में, इसमें ये कुछ 9 बिंदु पारित हुआ था। और अगले साल ये हुआ कि भाई साहब आप जो 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन होगा, यानी कांग्रेस की बैठक होगी, वो कलकत्ता में होगा। ये 9वां उसका प्रस्ताव था। ये सभी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब ये जो 9वां प्रस्ताव पारित हुआ, ये 9वां कि अगले साल कलकत्ता में बैठक होगा, ये जो प्रस्ताव पेश किए थे ये दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये प्रस्ताव पेश किए थे, ठीक। भारतीय और इसी समय दादा भाई नौरोजी जो थे क्या कहते हैं, इन्होंने ही एक प्रस्ताव और पेश किया था कि भाई जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, जो 1884 में जब एलन ऑक्टेन ने जब ये संस्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम इन्होंने क्या रखा था, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। बाद में ये कहा गया कि अब इसका नाम बदलकर इसका ये सुझाया कौन है, ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदलने का नाम परिवर्तित करने का किसने सुझाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने के लिए सुझाया और बाद में इसे जो सर्वसम्मत से चेंज भी कर दिया गया। और कांग्रेस का थोड़ा सा अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का। इसका अर्थ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। ये कांग्रेस का अर्थ होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन कब हुआ था, 1885 में। 1884 ईस्वी में किसका गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ का। याद रखिए 1884 में किसका गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ का। जबकि अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, क्योंकि इसका नाम कब बदला गया, ये अगले साल, यानी ये इसका नाम कब बदला गया, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। अब याद रखिएगा अभी जो हमने आपसे कहा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें कुछ नियम और शर्तें बनाई गई। पहला नियम और शर्त ये बनाया गया कि यदि इसका हर साल अधिवेशन होगा, यानी हर साल इसकी मीटिंग माफ करिए राष्ट्रीय स्तर पे बुलाई जाएगी। ये पहला ये नियम बनाया गया। दूसरा कि हर एक इसमें जो है ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा। याद रखिए एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा। लेकिन अब याद रखिए कि जो पहली बार सचिव बने थे वो एओ ह्यूम बने थे, और ये सचिव कब से कब तक बने थे, 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक ये सचिव पद पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्यरत रहे। चौथा सबसे जो जरूरी बिंदु है कि जिस प्रांत में अधिवेशन होगा उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये सबसे जरूरी बात थी कि ये नियम बनाया गया कि यदि मान लेते हैं कि ये कलकत्ता में हो रहा है तो कलकत्ता का आदमी उस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं बनेगा, बल्कि किसी दूसरे राज्य का या दूसरे प्रांत का अधिवेशन में अध्यक्ष बनेगा। ये सबसे जरूरी बात बा। और जो प्रथम अध्यक्ष बना, जो प्रथम अध्यक्ष बने वो थे कांग्रेस के WC बनर्जी। क्या नाम था उनका, WC बनर्जी। ये आपको बिल्कुल ही याद रखना जरूरी है। चलिए अब कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन शुरुआती जो प्रारंभिक कांग्रेस का गठन हुआ था उसमें इसमें से ये नेता इसमें से कौन नहीं थे। तो कुछ महत्वपूर्ण नेता के नाम हम याद रख लेते हैं। तो इससे पहला याद रखना है कि आपको जो पहले नेता थे वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये उस समय जो प्रारंभिक राष्ट्रीय कांग्रेस था, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, महत्वपूर्ण नेता थे। इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। मदन मोहन मालवीय हैं, दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेसी नेता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनसा एडेल्वी वाचा ये हैं। अगर हम अगला बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ये हैं अगले नेता।
ऐसे केटी तेलंग हैं, सुब्रमण्यम अय्यर है, रमेश चंद बनर्जी हैं, आनंद चार्ली हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, रहीमतुल्ला सयानी है। ये कुछ कांग्रेसी शुरुआती के फेमस नेता हैं। ये आपको जो याद रखना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे कि जो शुरुआत में कांग्रेस का गठन हुआ, मान लेते हैं कांग्रेस बन गया, तो इसकी संरचना कैसी थी, कितने अमीर थे, कितने गरीब थे, कितने वकील थे, कितने डॉक्टर थे, महिलाएं कितनी थी। यानी शुरुआत में जो ये पूरा बना तो जो सदस्य थे वो किन किन वर्गों से आते थे, वो किन किन जगहों से आते थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो जो कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना थी, यानी जो इनिशियल स्ट्रक्चर था कांग्रेस का, इस पर जो है कुलीन वर्ग की कब्जा था। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे समाज से आएंगे, जो बड़े जाति वर्गों से आते थे। याद रखना, कुलीन वर्ग क्या होता है कि जो एलिट क्लास से आते थे, पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और उच्च जाति के लोग आते थे। यही लोग शुरुआत में कांग्रेस में जो है यहाँ पे भागीदारी लिए थे, यही लोग कांग्रेस का गठन किए थे। जैसे मैं बात करूंगा, कुलीन वर्ग का अर्थ क्या है कि जो धन धन के आधार पर श्रेष्ठ हो, जाति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर श्रेष्ठ हो, ऐसे वर्ग को बोला जाएगा कुलीन वर्ग यानी एलिट क्लास। तो इसी का कब्जा, माफ करिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा। अब अगर हम बात करेंगे तो कितने कौन कौन थे वो कुलीन वर्ग में जो आते थे, थोड़ा सी यदि हम यहाँ पे अगर आपका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करें, तो इस कुलीन वर्ग में वकील कितने थे? 39% वकील थे, यानी वकील जो व्यवसायी थे, जो वकील प्रोफेशन से रिलेटेड थे ये थे। 19% जमींदार थे। व्यापारी वर्ग कितने थे? 17% थे। डॉक्टर 3% थे। पत्रकार भी अपना 3% थे। ऐसे यदि मैं बात करूंगा थोड़ा सा और आगे कि जो अन्य थे शेष ये थे। तो ये देखा जाए तो ज्यादातर तो वकील ही थे जो कांग्रेस की मीटिंग हुआ, फिर जमींदार दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर व्यापारी, डॉक्टर्स, पत्रकार। यहाँ पे देखेंगे तो ना कोई इसमें गरीब है, न कोई मजदूर है और न कोई महिला है। ये शुरुआती संगठन का इसका रूप है। ठीक, आगे यदि हम बात करेंगे कि जो अलग अलग जो कुछ मुख्य जो शुरुआती मीटिंग था उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमको जानने की बेहद जरूरी है कि जो 1885 में पहला इसका अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल लिया, लोगों ने हिस्सा लिया था, 72 नेताओं ने जो अलग अलग प्रांतों से आते थे। अगर हम बात करें 1885 के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम कितने थे, तो केवल 2 थे और महिला सदस्य कोई नहीं थी, ये आपको याद रखना है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के उसमें, तो इसमें कुल कितने थे? 436 या कह सकते हैं 434, इसी के बीच में थे। और इसमें मुस्लिम कुल 33 थे और बिहार से 2 लोग थे। याद रखना, बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट, बिहार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। इसमें बिहार के 2 लोग थे, विश्वेश्वर जी थे और शालिग्राम थे सिंह थे, ये 2 थे। ऐसे हम 1887 की बात करेंगे जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें कुल 660 सदस्य थे, जिसमें 81 मुस्लिम थे और महिला यहाँ भी नहीं थी। 1888 में जो हुआ, ये इसमें 1248 सदस्य शामिल हुए और 281 मुस्लिम थे और यहाँ भी महिला कोई नहीं है। 1889 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और यहाँ पे जो है कुल जो, माफ करिए, यहाँ पे जो कुल मुस्लिम सदस्य बने 254 और टोटल सदस्य कितने इसमें प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया? 1889। तो ये आपके लिए बेहद ही जरूरी फैक्ट हो जाता है, आप इसको याद रखें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो जो चीज़ें हैं आपको बस इतना याद रखना जो जरूरी है वो हो जाएगा। अब आगे यदि हम बात करेंगे लेक्चर 4 की, तो कांग्रेस का जो गठन सिद्धांत है, कांग्रेस का जो गठन सिद्धांत है उसके, जब कांग्रेस का गठन हुआ, जब कांग्रेस बनी, तो अन्य अन्य नेता की अन्य अन्य प्रतिक्रिया रही। कोई बोला कांग्रेस ऐसा है, कोई बोला कांग्रेस ऐसी है, कोई बोला कांग्रेस का बनाने का उद्देश्य ये है। तो अलग अलग नेता का अपना अलग अलग सिद्धांत था। अब आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए सुरक्षा के कपट का सिद्धांत किस कांग्रेसी नेता ने दिया था, या सुरक्षा के कपट का सिद्धांत का आशय क्या है, या सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया था। तो एक अपना जो है क्या कहते हैं स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इस स्टेटमेंट को किसने जो है बोला था, या इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, इस कथन को किसने बोला था। तो इस स्टेटमेंट से एक प्रश्न तो बिल्कुल कंफर्म है, आता आता है। तो जितने भी स्टेटमेंट है कांग्रेस से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों का आइए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला तो जब कांग्रेस बना तो इसके पीछे जो है जो थ्योरी अलग अलग लोगों द्वारा दी गई। तो पहला गया सुरक्षा कपट का सिद्धांत, ये कहा गया लाला लाजपत राय,
ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऐसा इसलिए बोला, वो उनका एक थ्योरी था भाई, जैसे ये कुकर होता है, अब कुकर में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व दी जाती है, यहाँ पे इस ढक्कन पे सेफ्टी वाल्व दी जाती है, यदि इसमें गैस बहुत ज्यादा हो तो ये गैस जो है यहाँ से रिलीज हो जाए। ऐसे ही कहा जाए कि एओह्यूम ने देखा था पूरे भारत में कि एक जगह पूरी भारत में असंतोष थी, अब इस असंतोष को खत्म करने के लिए सेफ्टी वाल्व दिया जाए, नहीं तो ये पूरा कुकर ब्लास्ट हो जाएगा और अंग्रेजों को छोड़कर भागना पड़ेगा। तो इसने सेफ्टी वाल्व के लिए कांग्रेस का एक जो है निर्माण कर दिया कि अब जो भी नेता बनना चाहेंगे इसमें शामिल हो जाएंगे और जो इनकी एनर्जी रहेगी धीरे धीरे निकलेगी, जिससे कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको कोई दिक्कत नहीं। ये इनका सिद्धांत था, ये इनका मत था। तो इन्होंने बोला था सुरक्षा कपट का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। ये सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? ये रजनी पालम दत्त ने दिया था। इसी तरीके से त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ये कुछ सिद्धांत है, इनको आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। ठीक, इस तरीके से हम देखेंगे सुरक्षा कपट का सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा। तो षड्यंत्र का जो सिद्धांत, सुरक्षा कपट सिद्धांत हमको पता है कौन दिया, अभी मैंने बता दिया। षड्यंत्र का सिद्धांत ये इसलिए इनके बारे में ये कहते थे रजनीपाल दत्ता कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये उस समय का इनका एक कमेंट था कि भाई, जो आपको पता है कि ये जो पूरा कांग्रेस बना है किसी एक अंग्रेजी अधिकारी जो एओह्यूम थे इनके द्वारा बना गया है, जो जिसमें खुद जो ब्रिटेन की महारानी है उनका अनुमति था। तो इनको ये लगता था कि ये जो कुछ नेता भारत के हैं ये खुद नेता बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक अपना टीम बनाया है और ये जो है क्या कर रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए जो भारत के लोग हैं इनको धोखा दे रहे हैं, यानी ये अंग्रेजों से मिल गए हैं। तो ये इनका उस समय का कुछ एक वक्तव्य था। ऐसे यदि हम बात करेंगे त्वरित चालक का सिद्धांत, तो ये इसको बोलेंगे कैटलिस्ट थ्योरी। तो ये किसने बोला था? ये कहते थे कि ये जो है अलग अलग मत था। ये इसका मतलब ये है कि ये कहते थे कि भाई जो अभी जो पूरा आंदोलन की गति है अभी थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो कांग्रेस के आने से, कांग्रेस का गठन होने से जो है ये इस आंदोलन में थोड़ी सी इस गति में वृद्धि आएगी और आंदोलन की थोड़ा सा इसमें और लोग जोड़ेंगे, और जो यही हुआ, ये रियलिटी है। तो ये उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी इसको बढ़ाने का काम करेगा। कौन करेगा? कांग्रेस की जो गठन होगी, और ये आंदोलन को गति देगा। ये त्वरित चालक का सिद्धांत का अर्थ ये है। अब अगर हम बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे कि क्या था कांग्रेस का असली उद्देश्य, क्या था, किस लिए कांग्रेस बनाया गया था, तो पहला चीज तो याद रखिए कि भारतीय जनमानस के समस्याओं का समाधान करने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये भारतीय भारतीय नेताओं द्वारा बनाया गया, तो भारतीय जनमानस में जो भी समस्याएं थी, चाहे वो स्वराज को लेकर या फिर अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग नीतियों को लेकर, चाहे कर को लेकर, तो उन सभी समस्याओं को अंग्रेजों के सामने इस संगठन के माध्यम से रखेंगे, और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये स्थापना किया गया था। दूसरा यदि हम बात करेंगे तो दूसरा उद्देश्य क्या था कि भारतीय व अंग्रेजों के बीच जो मधुर संबंध है इसको स्थापित करना। यानी आप देखिए, एक तरफ इंडियन पीपल है यानी भारतीय जनमानस है, एक तरफ अंग्रेजी सरकार है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करेगी कि इनके बीच मध्यस्थता का काम करेगी। यानी जो भी इनकी समस्या हो इसको संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल कि अंग्रेजों को भी ज्यादा बुरा ना लगे, और इसके बीच जो है इन दोनों बीच इनकी समस्याओं को लेकर ये कोऑर्डिनेट का काम करेगी और इनकी समस्याओं को यहाँ तक पहुंचाने का काम करेगी, बिल्कुल जो है सरल तरीके से। यानी इनके बीच जो रिश्ते हैं अंग्रेजी सरकार और भारत के बीच, ये थोड़ा सा मधुर संबंध स्थापित हो, इसके लिए इनका शुरुआती उद्देश्य था। भारतीयों को संगठित कर राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, ये भी उद्देश्य था कि भारत के जो भी लोग हैं इनके जो है जो भी इनके अंदर ये अभी अकर्मता आ गई है देश के आज़ादी के लिए, इनको संगठित किया जाए और साथ में जिससे कि एक राष्ट्रीय एकता की स्थापना है और फिर फाइनली एक जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। चौथा जो उद्देश्य था कि भारत का जो विकास करना ब्रिटिश शासन के अधीन, यानी दूसरा ये था कि शुरुआती में राष्ट्रीय कांग्रेस की यही उद्देश्य था कि हम जो है आज़ादी पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि अंग्रेज के ही छत्रछाया में जो भी हमारी मांगे हैं पूरी हो और हमको जो है जो हमारा मूल अधिकार दिया जाए। शुरुआत में ही था, बाद में आंदोलन बढ़ते गया और एक समय ऐसा आया कि यही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे ये बोले कि हमको पूरी तरीके से स्वराज चाहिए, जिसमें नेहरू भी शामिल थे। तो और क्या कहते हैं, तो इस तरीके से देखा जाए कि शुरुआत में जो है इनका यही उद्देश्य था कि बस जो है ये ब्रिटिश शासन के अधीन ही इनका भारत का विकास किया जाए। शुरुआत में यही था। अब शुरुआत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रहा है तो उसमें कंडीशन भी यही है। अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिला है तो अभी आप बहुत ज्यादा
डिमांड नहीं करेंगे। पांचवा जो था कि विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना, ये सबसे अहम था कि जितने भी उस समय 11 प्रांत थे उसमें जो मुख्य मुख्य नेता है उनके जो है उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि जो है आगे भविष्य को लेकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भविष्य को लेकर, साथ में भारत के भविष्य को लेकर एक ठोस निर्णय तक पहुंचा जाए। तो ये था। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जब ये पूरी कहानी हो रही थी तो उस समय जो है दो तीन बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि जब ये कांग्रेस का गठन हो रहा था तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये कांग्रेस के गठन के दौरान ये थे। इनके पहले कौन थे? लॉर्ड लिट्टन आया था 1876 से 1880 के बीच में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए थे और इसके जस्ट बाद लॉर्ड डफरिन आए थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कौन आए थे? लॉर्ड डफरिन आए थे। ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा कांग्रेस के गठन के दौरान वायसराय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। साथ में अगला अगर हम बात करें कांग्रेस के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, अब कुछ कुछ स्टेटमेंट भी दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया था, जो पहला कथन दिया गया था, ये दिया गया है इस बारे में कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें जो बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस में अलग अलग पदों, अगर कोई सचिव के पद पे, कोई अध्यक्ष पद पे इसमें शामिल होने लगा। और इसलिए जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए बोला कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये पदों के भूखे राजनीतिज्ञ, यानी इनको देश से कोई लेना देना नहीं, बस खुद पद पा रहे हैं और कांग्रेस को जो है धीरे धीरे जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहला जो स्टेटमेंट जारी किया था। ऐसे हम बात करेंगे अरविंद घोष को, तो इन्होंने बोला था जो कांग्रेस है, ये शुरुआती दौर में इन सबका वक्तव्य है, जो कांग्रेस ये क्षय रोग से मरने वाली, यानी ये जो कांग्रेस रोग है, यानी ये बहुत जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ऐसे जुड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने किया था। और तीसरा जो सबसे घटिया स्टेटमेंट दिए थे लॉर्ड कर्जन ने दिए थे। इसने बोला था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी यही नीति रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये लॉर्ड कर्जन की जो है स्टेटमेंट रहा है। ऐसे हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन का, तो लॉर्ड डफरिन जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी देखा जाए तो इसका माफ करिए, इनका कहने का अर्थ है कि ये अगर पूरा भारत है तो इसमें भारत में कुछ जो छोटे मोटे नेता हैं या कुछ जो मुख्य मुख्य नेता है वही उन्हीं लोगों के, या कुछ जो छोटी मोटी जनता है, थोड़ी बहुत जनता है, उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी पूरे लोग भारत के नहीं चाहते हैं कि ये कांग्रेस हमारा, यानी पूरे भारत के लोगों को जो है लोगों का प्रतिनिधित्व ये कांग्रेस नहीं करते। ये इनका कहना था लॉर्ड डफरिन का, ये इनका स्टेटमेंट था। अगला जो स्टेटमेंट था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने बोला था कि जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम बस इतना है कि देश को आज़ादी दिलाना, जैसे देश आज़ाद हो जाता है इसको खत्म कर देना चाहिए, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बचना चाहिए, महात्मा गांधी ने बोला था। उस समय का जो सबसे मुख्य अखबार था द इंडियन मिरर, उसके संपादक द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस भविष्य की संसद को का केंद्र है। यानी अब जाहिर सी बात है, आज अगर हम संसद में देखेंगे तो दो ही पार्टी मुख्य रूप से होती है, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। और ये उसी समय बोल दिया कि जो भविष्य में होने वाली संसद होगी उसमें सेंटर पॉइंट रहेगी कांग्रेस। और ये भी हुआ, शुरुआती में कांग्रेस ही जो है संसद में अपना दबदबा बनाया रहा। साथ में एक और इन्होंने वक्तव्य जारी किया द इंडियन मिरर द्वारा, और इनका ये वक्तव्य था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, ये कहा गया। साथ में अगला जो वक्तव्य जारी किया गया कि कांग्रेस का भारत में उदय ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु दोस्त के रूप में हुआ, ये कोपलैंड ने कहा था। क्योंकि इन्होंने कहा था कि अभी जो भारतीय जनमानस में रोष था इसको शांत करने के लिए उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया कांग्रेस के गठन का या कांग्रेस के संगठन का। और ये कोपलैंड था जो एक कांग्रेस था, इसने जो है ये वक्तव्य जारी किया था कि कांग्रेस का भारत में उदय, यानी जो कांग्रेस है ये भारत के लोगों की हितैषी नहीं है बल्कि अंग्रेज की हितैषी, ये कोपलैंड ने बोला था। साथ में लॉर्ड कर्जन ने एक और अपना फिर से दिया था कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है, वह मेरी इच्छा है कि मेरे काल खंड में इसकी शांति पूर्ण मृत्यु हो जाए, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा है? 1899 से 1905 तक। एक और जो सबसे अहम, सर सैयद अहमद खान जो उस समय के एक मुस्लिम नेता थे, एकमात्र मुस्लिम नेता थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई साहब कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा सोचा गया था और ना ही प्रेरित था, ना ही आयोजनाबद्ध था। इनके कहने का अर्थ है कि ये जो कांग्रेस है ये कुल मिला के कुछ जो
थोड़े बहुत नेता हैं जो महत्वाकांक्षी राजनीतिक नेता है, बस उन्हीं के आधार पे उन्हीं के मतों से यही कांग्रेस का गठन किया गया। इसमें जो कांग्रेस की जो भारत के मूल जनता है उससे ना कोई राय लिया गया और ना उनके बारे में सोचा गया, ना उनके लिए कोई योजना बनाई गई है। ये कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं के द्वारा कांग्रेस की जो है आंदोलन चलाता है और ये उन्हीं के द्वारा ये टीम बनाया गया है। तो ये कहना था इनका। साथ में अगर हम बात करेंगे एलन ऑक्टिवन ह्यूम, ये जो लाला लाजपत राय जी थे, ये बड़े इनके प्रशंसक थे। बोले थे जो एओ ह्यूम थे ये स्वतंत्रता के पुजारी थे, क्योंकि यही कांग्रेस को बनाए थे। और इनके बारे में ये कहे लाला लाजपत राय जी की इनका जो हृदय था भारत की दुर्दशा पर होता था और इन्हीं वजहों से इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो उस समय के नेता थे इनके द्वारा वक्तव्य जारी है। और साथियों, अब अगले जो सेशन हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं और उनमें कुछ जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनमें कौन सी घटनाएं हुई थी। और इस तरीके से हम केवल कांग्रेस अधिवेशन जो मुख्य है इसमें मैंने केवल 2 वीडियो बनाऊंगा, बस 2 वीडियो बनाऊंगा। कितने? बस 2 वीडियो बनाऊंगा। और कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड आपको पता है कम से कम 2 प्रश्न आते हैं और इस 2 वीडियो में पूरा कांग्रेस के अधिवेशन से लेकर सारा चीजें हम खत्म कर देंगे बस 2 वीडियो में। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट, हमारी यही रणनीति है कि मैं बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊं जिससे आपको कम समय में एक बेहतर रिवीजन करने का समय मिल जाए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है बाकी, क्योंकि अन्य विषय भी आपको पढ़ना होता है। साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो उस नोट्स से आपको उसमें मैं बहुत डिटेल से एक बुक है मेरे पास, बहुत डिटेल से कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन इसके बारे में बताया गया है और वो बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। मैं फिर लास्ट में बता दे रहा हूँ, उस बुक यदि आप चाहते हैं तो हमको इस नंबर पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये जो नंबर आने वाला ये नंबर है 96 16 15 87 38। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर देंगे तो ये जो पूरा हमारा खुद का पर्सनल नोट्स है ये भी भेज देंगे और साथ में वो किताब भी दे देंगे। ये दोनों यदि आप पढ़ लेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर कोई प्रश्न आपका शेष नहीं बचा रहेगा। तो ये पूरी आज का सेशन रहा, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा। आपको इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में क्या आपकी राय है जरूर कमेंट में व्यक्त करिए। साथ ही कुछ एक जरूरी बात और मैं आपसे कहना चाहती थी, आपको आठ आठ विषय जो अलग अलग विषय हैं, चाहे पॉलिटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, 6 टू लेकर 12 तक एनसीईआरटी के 8 विषय का एनसीईआरटी बुक चाहिए तो जो मैं जो अभी व्हाट्सएप नंबर बताया उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको यदि हिंदी विषय से लेकर कोई आप कंटेंट पीडीएफ बुक वगैरह चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। तो ये बिहार जीके को लेकर यदि आपको कोई बुक चाहिए तो उसको हमको बता सकते हैं, उस व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुन के आप सभी का